Hi guys, how are you all? Welcome to my channel and today we are going to start with Java Unit 2. आज की वीडियो में हम Java Unit 2 कंप्लीट वन शॉट रखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स PYQs एंड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ कवर अप करेंगे वन शॉट के अंदर सो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस। एज वी नो कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देख लेते हैं कि यूनिट 2 में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड क्या क्या आपको पढ़ना है जो कि एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। तो यहाँ से आपको देखो जावा के फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स, डेटा टाइप्स हो गए, लिटरल्स, वेरिएबल्स, ये ऑलरेडी आपको पता भी होंगे। तो यहाँ से भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब क्या है एंड कभी 2 मार्क के भी क्वेश्चन आ गया तो सो डैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम। नेक्स्ट रैपर क्लास, यहाँ से 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एंड एरेज हो गया, अर्थमेटिक रिलेशन, ये सारे ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ फ्लो लाइक आपको डू वाइल लूप, फॉर, इफ, स्विच, ये सब के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ से कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स बताओ, इसके ऊपर पूरा अच्छे से कोड लिख के आना है आपको। सो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मेथड ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम क्लास मेंबर मॉडिफायर्स की बात करें तो स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंट है। इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में पूछ लेते हैं कि PYQs भी आ रखा है, एक PYQ भी आ रखा है कि डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इसके एडवांटेजेस बताओ। एंड ट्राई, कैच, फाइनली थ्रोज, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के 5 जो टाइप्स है इनको अच्छे से एक्सप्लेन करो विद कोड। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है कि थ्रो एंड थ्रोज के बीच में डिफरेंस बताओ। फाइनली क्या है, फाइनल कीवर्ड, इसके बारे में बताओ। उसके बाद स्ट्रिंग टोकनाइजर इंपॉर्टेंट है, एप्लेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईलाइटेड पोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब स्टार्ट कर देते हैं अपना वन शॉट, फटाफट से रिवीजन रखेंगे सो डैट हम मैक्स टू मैक्स हम 1 घंटे के अंदर या फिर 1.25 घंटे में अपना वन शॉट कंप्लीट कर दें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना जावा फंडामेंटल्स। तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स इन जावा। कॉन्स्टेंट्स मतलब ये हमारी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन के टाइम जो चेंज नहीं होती, लाइक पाई हो गया, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 3.14, है ना। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्टेंट की तो कांस्टेंट हमारे पास एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक में हमारे पास आ जाएंगे इंटीजर कांस्टेंट, लाइक हमारे इंटीजर नंबर होंगे 1 2 3 4 -8 -5 ये सब। एंड रियल कांस्टेंट होंगे जिसमें सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे, लाइक 0.01 3.14 -2.5 ये सब। कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल कैरेक्टर लाइक स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to z, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिनोट करते हैं। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम पूरी एक स्ट्रिंग लिखते हैं, लाइक हेलो लिख दिया, जावा लिख दिया, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल्स बेसिकली स्टोरेज बॉक्स है मेमोरी के अंदर जिसमें हम अपना डेटा रखते हैं। सो मेमोरी एक वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है दैट डिनोट्स द स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं कि सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे एंड देन वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जैसे इंट काउंट हो गया, फ्लोट XY, डबल पाई। असाइनमेंट स्टेटमेंट मतलब इसको असाइन कैसे करते हैं, लाइक इसको नॉर्मल जैसे z = 0, ये हमने इस वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसमें 3 स्कोप। वेरिएबल्स के 3 टाइप्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होती है, ठीक है, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड मेथड। क्लास के अंदर ही ये एग्जिस्ट करेंगे। लाइफ टाइम क्या है, जहां तक ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम है वहां तक इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ टाइम है। नेक्स्ट स्टैटिक वेरिएबल या फिर कह लो क्लास वेरिएबल, इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं इनसाइड द क्लास, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड से बनाते हैं एंड सारे ऑब्जेक्ट्स मिला के एक ही कॉपी शेयर करते हैं। जहां तक क्लास की लाइफ टाइम है वहां तक ही इसकी लाइफ टाइम होगी। लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल मतलब मेथड के अंदर हम डिनोट करते हैं। अगर हमारा मेथड खत्म हो गया, मेथड खत्म मतलब हमारा ये वेरिएबल भी खत्म, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं, इनसाइड द मेथड
एंड इसकी स्कोप क्या है, फ्रॉम द डिक्लेरेशन टू द एंड ऑफ द ब्लॉक कह लो या फिर मेथड कह लो। नेक्स्ट इज टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी टाइप है, लाइक हमारा जो डेटा टाइप है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द डेटा टाइप। जैसे कि मुझे इंटीजर को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर डबल में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। अब टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी छोटे डेटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लाइक इंटीजर को अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर मेरा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। मतलब लेट्स से अगर मेरे पास एक मग है छोटा सा, इस मग को मुझे इस बकेट के अंदर डालना है, तो ये आराम से हम डाल देंगे इसको, इस मग को हम इस बकेट के अंदर हम इजीली डाल देंगे। तो ये हमारा इम्प्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जब हम किसी छोटे डेटा टाइप को किसी बड़े डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। एंड जावा ना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट दिक्कत वहाँ आती है अगर मुझे वही इस बड़े डेटा टाइप को इस छोटे से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको ऑटोमेटिकली नहीं करता जावा। इसको करने के लिए हम करते हैं इसको, हम इसको मैनुअली कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिकली इंटरनल नहीं होता, ये इम्प्लिसिट में इंटरनली हो जाता है, एक्सप्लिसिट में एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत, लाइक इसमें मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें हम बड़े डेटा टाइप को जब हम छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लाइक डबल को अगर हम इंट में कन्वर्ट, इंटीजर डेटा टाइप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगा। अब डेटा टाइप्स देखो, डेटा टाइप मतलब ये बताता है कि किस टाइप का डेटा है हमारे पास, कि हमारा शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बूलियन है, तो वो बताता है। अब डेटा टाइप हमारे पास दो होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बुलेटिन डेटा टाइप हम कह सकते हैं, दैट स्टोर्स द एक्चुअल वैल्यूज। प्री डिफाइंड भी इनको हम कहते हैं, इनका एक फिक्स साइज होता है, ये फास्टर होते हैं और ये हमारे पास स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। वही अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो स्टोर रेफरेंस, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं। ये थोड़े स्लो होते हैं एंड ये हमारे पास हीप के अंदर स्टोर होते हैं। प्रिमिटिव के अंदर हमारे न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक आ जाएंगे। न्यूमेरिक में हमारे पास इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, नॉन न्यूमेरिक में हमारे पास कैरेक्टर एंड बूलियन आ जाएंगे, एंड नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज। तो ये पूरा आपके पास एक टेबल है डेटा टाइप की। लेट्स से अगर हम बात करें इंट की, इंटीजर जो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा ये, एंड इसका साइज 4 बाइट्स है। 1 बाइट हमारे पास 8 बिट्स के इक्वल होता है, सो यहाँ पर 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स से स्टोर करेगा। ये इसकी पूरी एक रेंज दे रखी है, ये ऐसा याद करने की, यहाँ रिमेंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो लॉन्ग एक प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर आता है, ये 8 बाइट का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। इंट से अगर हमें ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है तो हम लॉन्ग यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट है, डबल है, ये सारे हैं। स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, एरेज, इंटरफेसेस, ये तीनों की तीनों हमारे पास नॉन प्रिमिटिव के टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी व्रैपर क्लासेस। व्रैपर क्लासेस इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको क्या करना है। व्रैपर क्लासेस कुछ नहीं होता, व्रैपर क्लासेस मीन्स जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। व्रैपर क्लासेस प्रोवाइड्स अ वे टू यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज ऑब्जेक्ट। तो जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन वी रिक्वायर द व्रैपर क्लासेस। अब ये यूज क्यों करते हैं कि जैसे जावा में हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, इंट हो गया, कैरेक्टर, डबल वगैरह, लेकिन कभी कभी हमें इन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़ जाता है। जैसे कलेक्शंस वगैरह पर्पज में, इसीलिए हर प्रिमिटिव के लिए एक व्रैपर क्लास होती है, सो डैट हम उसको ऑब्जेक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकें। ये होता है हमारे पास व्रैपर क्लास, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, तो आप 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, सारे याद कर रखने की ऐसा कोई नीड नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इंट की, तो इंटीजर को जब हमें व्रैपर क्लास में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, सो हम वी यूज दिस इंटीजर डॉट पास इंट
एंड यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग डाल देंगे। तो ऐसे ही लॉन्ग का हो गया, फ्लोट का हो गया, ऐसे कोई भी आप एक दो एग्जाम्पल याद रख लो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, क्यों यूज करते हैं, एंड 2 एग्जाम्पल से आप समझा दोगे तो काफी सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरेज। एरेज देखो हमें पता ही है कि जब हमें एक ही टाइप का डेटा टाइप हमें स्टोर करना होता है, एक ही टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप जो एक कॉमन नेम से रेफर होते हैं, देन वी यूज एरेज। ठीक है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ लाइक टाइप्ड वेरिएबल्स दैट आर रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम। यहाँ पर हम एरे में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 को मुझे स्टोर करना है। सो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि 1 मैंने यहाँ सबसे पहले स्टोर कर दिया, 2 कहीं लास्ट में स्टोर हो रहा है, 3 कहीं और किसी और कहीं और जाकर स्टोर हो रहा है। सो यहाँ पर हमें 5 ऐसे लोकेशन 5 नंबर स्टोर करने हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स से यहाँ पर मेरा सबसे पहले यहाँ पर मेरा एड्रेस है 200। सो नेक्स्ट अगर ये इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो नेक्स्ट जो 2 होगा वो 204 में स्टोर होगा, नेक्स्ट 3 हमारा 208 में स्टोर होगा, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। हम जो भी हम डेटा डालेंगे कॉन्टिन्यूस वे में डालेंगे, एंड यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। तो एरे में हम ऐसे करते हैं, एंड एरे अलग अलग टाइप्स की होती है। तो अब डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं एरे को। सबसे पहले इंटीजर डेटा, लाइक हमने कोई भी डेटा टाइप डाल दिया, नेक्स्ट हमने उस एरे का नाम डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसका साइज डाल दिया कि भाई इस नाम से हमें, यहाँ पर हमने डिक्लेयर एंड क्रिएट दोनों चीज़ें कर दी हमने एरे। अब इसको इनिशियलाइज करना है। लाइक मुझे इस एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे इस एरे के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं। तो नंबर 0 मतलब नंबर नाम से ही हमने एरे बनाई है। अब इसके 0th इंडेक्स मतलब सबसे पहले मुझे इसमें 35 डालना है, नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स में मुझे 40 डालना है, उसके बाद सेकंड इंडेक्स में मुझे 20 डालना है। तो ऐसे मैं एरे के अंदर एलिमेंट्स भी असाइन कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन आता है, अगर मुझे लेट्स से मुझे इस एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं डॉट लेंथ, लाइक मेरे पास एक एरे है तो मैं ए नाम से मेरी एरे है, ए डॉट लेंथ अगर मैं करूँगी तो वो एरे की लेंथ हमें रिटर्न कर देगी। तो डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ, जो भी एरे की लेंथ होगी वो लेंथ इस ए साइज के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी एरेज वगैरह आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट हम 2D एरे की बात करें। 2D एरे में हम क्या करते हैं, लाइक मैट्रिसेस में इसका काफ़ी यूज़ होता है। लाइक अगर मुझे रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर करना है, सो देन वी विल गो टू द 2D एरेज। इसमें क्या होगा, हम नॉर्मल जैसे 1D में हम 1D में हम क्या करते थे, जैसे एरे इंट एरे एंड ऐसे करके हम एरे को डिफाइन करते थे। अब 2D में क्या करेंगे, हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स कर देंगे, सो डैट यहाँ पर फर्स्ट वाला हम रोज को डिनोट करेंगे एंड नेक्स्ट वाले में हम कॉलम्स बताएंगे। जैसे यहाँ हमने 3 एंड 4 जो किया, मतलब 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। सेम वही हम इसमें ऐसे एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जैग्ड एरेज। जैग्ड एरेज में हम क्या करते हैं, जैग्ड एरेज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम रोज की अलग अलग लेंथ को स्टोर करा सकते हैं। लाइक जो भी हम एरे बनाएंगे उसमें जितनी भी रोज होंगी उन रोज की अलग अलग लेंथ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 0th रो के अंदर 2 कॉलम्स होंगे, नेक्स्ट x1 मतलब फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉलम्स डाल दो। तो स्ट्रिंग एरे क्या है कि नहीं, हम एरेज के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं। सेम वही हमने एक जो इंट था, जैसे इंटीजर से जो हमने एरे बनाई थी उसको हम स्ट्रिंग से लिख देंगे कि हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, एंड ऐसे ही हम नॉर्मल डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एलिमेंट्स डालते जाएंगे और वो हमारी एक स्ट्रिंग एरे बन जाएंगी। अब स्ट्रिंग एरे में कुछ मेथड्स हैं, ये मेथड्स थोड़े याद रख लेना कुछ, सो डैट अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आप लिख सको एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि कुछ स्ट्रिंग मेथड्स हो गए, जैसे मैंने कोई नाम लिखा x y एंड z, कोई भी एक नाम है, तो यहाँ पर 2 लोअर केस क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा, मतलब सारे के सारे x y z तीनों लोअर केस में। इसको कैसे करेंगे, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है s1 इज इक्वल्स टू x y z है,
तो आई विल यूज S1 डॉट टू लोअर केस, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर। नेक्स्ट वही टू अपर केस में कर देगा, एक्स वाई जी सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। रिप्लेस एक्स एंड वाई, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे जिसको मुझे रिप्लेस करना है, एंड सेकेंड में हम लिखेंगे क्या रिप्लेस करना है उसकी जगह, तो मतलब यहाँ पर एक्स की जगह वाई आ जाएगा। ट्रिम मतलब मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस मुझे रिमूव करने हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। इक्वल्स हम चेक करते हैं कि इक्वालिटी के लिए कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये बताओ कि क्या एक्स वाई जी, क्या इस एक्स वाई जी के इक्वल है? नहीं। ये केस सेंसिटिविटी चेक करता है कि यहाँ पर देखो एक्स स्मॉल है, यहाँ कैपिटल आ गया, यहाँ जेड कैपिटल है, यहाँ स्मॉल आ गया, तो यहाँ पर हम इक्वल्स चेक करते हैं। और भी सारे हैं तो एक बार देख लेना, एक लाइन में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। लाइक जैसे कि हम बात करें कॉन्कैटिनेट, अगर दो स्ट्रिंग को मुझे आपस में जोड़ना है कि इसके बाद ये ऐड हो जाए, मतलब उसके बाद लाइक मुझे एक स्ट्रिंग में मैंने हेलो लिख दिया और दूसरी स्ट्रिंग में मैंने वर्ल्ड लिख दिया, एंड दोनों को मुझे एक साथ लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं कॉन्कैटिनेट यूज़ करूँगी। अगर कोई सब स्ट्रिंग चाहिए मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से किसी दूसरे पर्टिकुलर इंडेक्स तक, देन आई विल यूज सब स्ट्रिंग। हमारे पास इंडेक्स होता है, कैरेक्टर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये कुछ स्ट्रिंग मैथड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स मीन्स ये हमारे सिंबल्स होते हैं, बताता है कि हमें क्या परफॉर्म करना है, कि हमें कुछ मैथमेटिकल या कोई लॉजिकल मैनिपुलेशन कैलकुलेशन वगैरह क्या करना है, तो हमारे पास सिंबल होता है। इससे पहले एक चीज़ देखो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं लिखूँ a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं लाइक प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलो, ये सब जितने भी सिंबल्स हो जाएंगे वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। एंड जितने हमारे लाइक वेरिएबल्स जो बच जाते हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल जो हमें हमारे लिए कैलकुलेशन के टाइम पे हम जिनसे हम कैलकुलेशन करते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो, ये हमारा हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है, हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक ये चीज़ देख लो कि मान लो 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है, ठीक है, हमें तब मिला कि मेरे 5 एंड 3 दोनों के दोनों मेरे पास इंटीजर है, तो हमें आंसर में 8 मिला। बट वही अगर हम बात करें 5.0 प्लस मैं 3 करूँ तो हमें 8.0 मिलेगा, बिकॉज रिजल्ट हमें वो डेटा टाइप रिटर्न होता है जिसका डेटा टाइप बड़ा होता है। अब देखो 5.0 एंड 3, ये हमारे पास एक डबल वैल्यू है, इसका डेटा टाइप बड़ा है एंड ये हमारे पास इंटीजर है। वही अगर हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाती है या फिर इंटीजर आ जाता है, तो वहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट का ही हमें डेटा टाइप रिटर्न होता है। तो जो बड़ा डेटा टाइप होता है वही हमारे पास आंसर में रिजल्ट में रिटर्न होता है। नेक्स्ट हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ये सब कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। देखो एक चीज़ कि एक इक्वल्स टू होता है जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं, लाइक a इज इक्वल्स टू 10, तो मतलब ये 10 इस a के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट होगी a को जिसके अंदर 10 स्टोर है। बट ये जो इक्वल्स टू है ना, डबल इक्वल्स टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है जो कि चेक करता है वैल्यू को, लाइक a इक्वल्स टू b, ये ट्रू एंड फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है कि क्या a, लेट्स से a हमारा 10 है एंड b भी अगर हमारा 10 है, तो a क्या 10 इक्वल्स टू b है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये वैल्यू असाइन नहीं करता, ये बस चेक करता है। तो हाँ 10 इक्वल्स टू 10 है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड और एंड नॉट आता है। एंड मतलब जब हमारे पास दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे, ट्रू तो ही हमें ट्रू मिलेगा। अगर कोई भी एक भी फॉल्स आ गया, मतलब हमारे पास बहुत सारे, इसमें क्या होता है कि मान लो फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब ये है, अगर इसको एक भी फॉल्स मिल गया तो ये आगे चलेगा ही नहीं, तो ये आंसर में सीधा फॉल्स दे देगा। और क्या करता है लॉजिकल और ऑपरेटर, एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, अगर उसको एक ट्रू मिल गया तो आंसर में ट्रू दे देगा। नोट ऑपरेटर क्या करता है, नोट हमारा ट्रू का फॉल्स करता है एंड फॉल्स का ट्रू कर देता है। ये ट्रुथ टेबल से अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है दोनों का।
नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू हम असाइन करते हैं, जैसे इज इक्वल्स टू का तो अभी हमने बता दिया। अगर मैं बात करूं कि a इज इक्वल्स टू a+5, अगर मुझे a के अंदर a5 ऐड करना है तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं कि a प्लस इक्वल्स टू 5। इसका यही मतलब है, बस शॉर्ट में लिख दिया, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये हमारे पास अलग अलग असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें, सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड वैसे ही डिक्रीमेंट वाले आते हैं। प्री इंक्रीमेंट मतलब जैसे ये रहा, यहाँ लिखा है प्लस प्लस एम। इसका मतलब ये है कि जो एम की वैल्यू है पहले इंक्रीमेंट करो, पहले इंक्रीमेंट है ना, पहले इंक्रीमेंट करो, उसके बाद वैल्यू को अपडेट करो, ठीक है, उसके बाद वैल्यू को यूज़ करो। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहते हैं कि भाई पहले वैल्यू को यूज़ कर लो, देन प्लस प्लस, देन उसको अपडेट करो। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट होते हैं। एंड एग्जाम्पल के साथ दे रखें कि अगर मान लो मेरी y की वैल्यू 5 है, ऑल राइट, y की वैल्यू अगर मेरी 5 है तो यहाँ हम y इज इक्वल्स टू एम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो पहले y की वैल्यू यूज़ कर लो, ठीक है, पहले m प्लस प्लस मतलब पहले y की वैल्यू यूज़ करो, देन उसमें प्लस प्लस कर दो, देन उसको अपडेट कर दो, तो y की वैल्यू पहले 5 रहेगी एंड यहाँ पर m जो हो जाएगा वो अपडेट होकर 6 हो जाएगा। कंडीशनल या फिर कह लो टर्नरी ऑपरेटर, ये हमारे पास होते हैं। लाइक जब हम इफ एल्स वाली कंडीशन लिखते हैं ना, इफ एल्स, उसको एक लाइन में लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास a 10 है एंड b 15 है, सो अगर x जो है x इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, लाइक a हमारे पास 10 है, क्या 10 बड़ा है b से, 15 से? नहीं। तो अगर जो वैल्यू ट्रू होती है तो वो a रिटर्न कर देगा, एंड अगर ये फॉल्स है एल्स तो वो b रिटर्न कर देगा। तो ये फॉल्स है तो ये हमारे पास b रिटर्न करेगा x इज इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं, ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये रिटर्न करता है ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास ऑन द राइट साइड। ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जैसे हमने पर्सन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट बना दिया, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ पर्सन बिलोंग्स टू द स्टूडेंट क्लास। अगर ये पर्सन इस स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर यूज टू एक्सेस इंस्टेंट वेरिएबल एंड मेथड ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी की वैल्यू करनी है, लाइक पर्सन 1 डॉट एज, उसकी एज निकालनी है, किसी चीज़ को एक्सेस करना है, इफ़ यू हैव टू एक्सेस द मेथड, सो इसलिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर बोर्डमास रूल फॉर अर्थमेटिक, वही है सिंपल सा जो बोर्डमास रूल होता है कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो है। अब कंट्रोल ऑफ फ्लो, कंट्रोल ऑफ फ्लो का मतलब कि ये बताता है कि क्या कब एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार आइट्रेशन चलेगी, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कब जाके वो रुकेगा, है ना। तो ये इसके 3 टाइप्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग जिसमें इफ एंड स्विच आता है, लूपिंग जिसमें वाइल, डू वाइल एंड फोर लूप आते हैं, एंड जंप के अंदर हमारे पास ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ये सब एग्जांपल्स के साथ विद कोड अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पर। जैसे सिंपल इफ की अगर हम बात करें, डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर हम देखो, डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर हम सिर्फ सिंपल इफ की बात करें तो इफ क्या करता है, देखो जैसे इंट एज इज इक्वल्स टू 18, मैंने एज लिख दी, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो ये प्रिंट कर देगा यू कैन वॉट, बस। अगर इससे छोटी एज दी, लाइक मैंने 7 एज लिखी, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये सिंपल इफ है। इफ एल्स क्या करता है, ये एल्स वाली कंडीशन भी डाल देता है कि अगर 18 से बड़ी एज है या 18 है तो ये प्रिंट करेगा यू कैन वॉट। और एल्स अगर यूजर ने इससे कोई छोटी वैल्यू या कुछ भी वैल्यू डाल दी तो वो रिटर्न करेगा यू कैन नॉट वॉट। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ मतलब जब हमारे पास कंडीशंस के अंदर कंडीशंस जब हम यूज़ करते हैं, जहाँ इफ के अंदर इफ जब हम यूज़ करते हैं तो नेस्टेड इफ एल्स आ जाता है वो। लाइक जब हम लाइक यहाँ पर हमने एग्जांपल दे रखा है कि ये पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है।
उसके बाद अगर हम बात करें एल्स इफ लैडर, एल्स इफ लैडर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर मैंने मार्क्स दे दिए 85, अगर मार्क्स जो है वो 90 से बड़े या 90 के इक्वल है तो हमें ए ग्रेड मिल जाएगा। अगर मार्क्स 75 to 90 के बीच में है तो बी ग्रेड प्रिंट होगा, और एल्स में हम क्या करेंगे, सी ग्रेड प्रिंट करवा देंगे। अब हमारे पास आते हैं स्विच स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्टरनेटिव टू इफ एल्स। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल फिक्स्ड केसेस हो जाते हैं देन वी यूज द स्विच केसेस। जैसे यहाँ पर हमने डे की वैल्यू 2 डाल दी एंड यहाँ पर हमने स्विच डे कर दिया कि केस 1, केस 2 के एंड डिफॉल्ट केस हम डालते हैं। 2 कहाँ से मैच हुआ, 2 यहाँ से मैच हुआ, तो ये रिटर्न कर देगा हमें ट्यूसडे। एंड इसके बाद ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक मतलब ये यहाँ से ही निकल जाएगा। फिर हमारे पास आती है लूपिंग स्टेटमेंट। लूप्स मीन्स हम रिपीटिशन के लिए यूज़ करते हैं। लूप्स का यूज़ होता है कि जब हम एक ही कोई काम बार बार एग्जीक्यूट हमें करवाना है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि आपको ये स्टार प्रिंट करवाना है 5 बार, तो आप इजीली आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करोगे एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको प्रिंट करवा दोगे। बट वट इफ मैं बोलूँ कि भाई 1000 स्टार्स 10,000 स्टार्स आपको प्रिंट करवाने हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप यही स्टार बार बार आप इसी कोड को बार बार आप एग्जीक्यूट करवाते रहो। सो इन दैट केस हमारे पास लूपिंग का कंसेप्ट आता है। सबसे पहले वाइल लूप। वाइल लूप क्या करती है, वाइल लूप का देखो सिंटेक्स ये है कि वाइल है, हमें कंडीशन लिखनी होती है कि किस कंडीशन पे रन करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम बॉडी पे पहुंच जाते हैं, ट्रू नहीं है तो वो एग्जिट कर जाती है। हम इसको यूज करते हैं जब हमारे पास अननोन आइटरेशंस होती हैं। डू वाइल हम क्या करते हैं, डू लिखते हैं एंड डू के अंदर फिर हम अपनी बॉडी रन करवाते हैं जो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। फिर वाइल के लास्ट में वाइल के अंदर हम कंडीशन करते हैं एंड डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो चलता ही चलता है, बिकॉज इसमें हम कंडीशन एकदम लास्ट में चेक कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हमारी बॉडी एक बार तो रन हो ही जाती है। नेक्स्ट हम फोर के अंदर हम हमारे इनिशियलाइजेशन, देन हम कंडीशन चेक करवाते हैं एंड देन हम उसमें अपडेशन करवाते हैं कि हमें इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। और जब हमें आइटरेशंस नोन होती है, हमें आइटरेशन जब हमें पता होती है देन हम इसका यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप देख लो, यहाँ पर हमें कंडीशन पहले चेक करनी है कि इंट आई इज इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ये क्या प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू, और लास्ट फिर आई की वैल्यू अपडेट कर देगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप रुक जाएगी। जैसे आई 1 है, ठीक है, ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू, तो ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा आई, प्रिंट करवा देगा 1, और आई प्लस प्लस मतलब आई में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आई 1 से 2 बन जाएगा। देन फिर ये वापस से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू, तो ये 2 भी प्रिंट करवा देगा। ऐसे ऐसे जैसे ही हमारे पास 5 आएगा 5 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, बिकॉज 5 इक्वल होता है 5 के। बट जैसे ही हमारे पास 6 आएगा तो ये यहाँ से एग्जिट मार देगा एंड ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती है डू वाइल लूप। डू वाइल मतलब हम सबसे पहले डू जो करना है वो हम लिख देते हैं एंड वाइल बाद में हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एटलीस्ट एक बार ये कोड रन होगा ही होगा। एंड फोर लूप में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं कि कहाँ से शुरू करना है स्टार्टिंग पॉइंट, देन हम कंडीशन चेक करवाते हैं एंड देन हम अपडेट करवाते हैं कि इसको हमें प्लस करना है, इंक्रीमेंट करना है, फिर डिक्रीमेंट करना है। तो तीनों लूपिंग स्टेटमेंट हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट। जंप में हमारे पास आता है एक ब्रेक, एक कॉन्टिन्यू और एक रिटर्न। ब्रेक ना जब भी हमारी लूप चल रही होती है या फिर अगर हम स्विच की बात करें, स्विच स्टेटमेंट की, तो ब्रेक या फिर स्विच को तुरंत ही स्टॉप कर देता है। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें आई इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 है, आई को चलना है लेस देन इक्वल्स टू 5 तक एंड आई प्लस प्लस, आई इक्वल्स टू 3 है तो ब्रेक कर जाएगा। मतलब इसमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सबसे पहला आई 1 है, कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, इसके अंदर जाएगा
क्या 1 =3 है? नहीं है। अगर होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, नहीं है तो आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू अपडेट होगी, 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। 2 आएगा तो ये क्या करेगा, क्या 2 = 3 है? नहीं, ये 2 भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये फिर से अपडेट करेगा i++, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। जब जैसे ही वैल्यू 3 स्टोर होगी, ये कंडीशन चेक करेगा क्या 3 = 3 है, ये रिटर्न कर देगा हाँ भाई ये कंडीशन सही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी ये इस बॉडी के अंदर घुसेगा। बॉडी के अंदर हमने ब्रेक लगा दिया तो ये तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड उसके आगे ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इसके आगे लाइक अगर और भी कंडीशन है 3 4 5 6 7 8 वो चेक ही नहीं करेगा, ये तुरंत वहाँ से एग्जिट मार जाएगा। तो हमें आउटपुट में 1 और 2 ये दोनों मिल जाएंगे। अब कंटिन्यू का देखो, सेम वही कोड है, बस ब्रेक की जगह हमने कंटिन्यू लिख दिया। i = 1 से शुरू होगा, i <= 5 है, i++ है। चेक करेगा 1 = 3 है, प्रिंट करवा देगा 1। फिर अपडेट होगी वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रिंट करवा देगा 2। जैसे ही 3 होगी वैल्यू 3, क्या 3 = 3 है, ये इस ये इफ स्टेटमेंट के अंदर घुस जाएगा। जैसे ही इफ के अंदर घुसेगा यहाँ लिख दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करंट आइटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको पता लगा कि हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है एंड यहाँ पर हमने कंटिन्यू लगा दिया, तो ये इस आइटरेशन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर ये नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा, मतलब अब वैल्यू अपडेट होके 4 हो जाएगी। तो सेम वहाँ दिक्कत तो आनी नहीं है, 4 भी प्रिंट हो जाएगा एंड 5 भी प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही वैल्यू अपडेट हुई i++ 6 पे पहुंचा, 6 प्रिंट ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर i हमारा <= 5 होना चाहिए, 6 नहीं है, तो हमें 1 2 4 5 ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो है वो हम मेथड से हम बाहर लगाते हैं एंड यहाँ पर हमें ये रिटर्न करता है, वैल्यू भी देता है और एग्जीक्यूशन को स्टॉप भी करता है। लाइक क्या हमने एक बना दिया है, ये रिटर्न करेगा a+b। अब हम बात करते हैं अपनी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स की। क्लासेस जो हैं, क्लासेस हमारा ब्लूप्रिंट या फिर कह लो टेम्पलेट, ठीक है। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होती है, मतलब डिज़ाइन का टेम्पलेट। इसमें हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या बिहेवियर होगा। जैसे हमने क्लास बना दिया, क्लास स्टूडेंट नाम से क्लास बना दिया एंड इसके हमें क्या क्या इसके अंदर हमें स्टोर करवाना है कि स्ट्रिंग नेम होगा एंड इंट एज होगा। यहाँ हमने डेटा असाइन नहीं किया, हमने सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है, एक्चुअल डेटा हमने स्टोर नहीं करवाया। कि एक स्केलेटल हमने बना दिया, एक ढांचा टाइप हमने स्केलेटल बना दिया है, तो वो हमारी क्लास होती है। क्लास मतलब ब्लूप्रिंट, मतलब ये समझो कि जब हम घर का नक्शा बनाते हैं ना, जैसे हमने घर का नक्शा बनाया कि भाई यहाँ पर हमारे इतने रूम्स होंगे, यहाँ हमारी किचन होगी, यहाँ हमारा ये होगा, ये सब जो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं घर का, तो ये हमारी क्लास है। सिंपल है। वही अगर हम रेक्टेंगल क्लास अगर हम बनाएं तो यहाँ पर क्लास रेक्टेंगल नाम से बना दिया, इंट इसके अंदर हमारे पास एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, एंड ये हमने वॉइड गेट डेटा इंट एक्स इंट वाई, लेंथ को हमने एक्स के इक्वल कर दिया, विड्थ हमारी वाई होगी। अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का रियल इंस्टेंस होता है, मतलब जो ब्लूप्रिंट जो हमने बनाया उसका रियल यूज हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने अभी क्लास बनाई, क्लास मतलब हमने घर का नक्शा बना दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसका एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे ही हम अब ये घर बना देंगे तो ये हमारे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जैसे हमने इस नक्शे को हमने रियल लाइफ में एक पूरा घर बना दिया तो वो एक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझे। तो हमने यहाँ ऊपर हमने एक क्लास बनाई थी, एक ब्लूप्रिंट बना दिया था, एंड जब हम उसके अंदर डेटाज डालेंगे, जब हम उसमें वैल्यूज असाइन करेंगे तो वो एक हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट S1
जो स्टूडेंट क्लास थी उसके अंदर हमने एक S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। एंड अब हम जब हम वैल्यूज असाइन करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि S1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है S1 डॉट नेम, तो S1 का नेम क्या हो जाएगा, लाइक ABC XYZ जो भी आपको डालना है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, बिकॉज हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं यहाँ, हमें एज डालनी है तो S1 डॉट एज। तो ऐसे हमने देखो क्लास बनाई थी एंड उस क्लास के अंदर जब हमें ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं कैसे वैल्यूज असाइन करनी है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना के हम वैल्यूज असाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड की। मेथड जो है उनको हम कह लो बिहेवियर या फिर फंक्शंस। तो मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा। क्लियर है? जैसे ये हमने पूरे एक बना दिया है। तो मेथड्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं एंड ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा। तो जैसे ही हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो यहाँ पर कॉल करने से ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ये हमें आउटपुट दे देगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो कंस्ट्रक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हम यही बात करें यहाँ डिस्प्ले की मेथड्स की, तो मेथड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास विदाउट रिटर्न टाइप और एक विद रिटर्न टाइप। तो ये हमने एग्जांपल देखा था विदाउट रिटर्न टाइप, बिकॉज यहाँ हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाया, हमने वॉइड यूज़ किया। वही अगर हम बात करें विद रिटर्न टाइप, तो वहाँ पर हम लाइक ऐसे लिख सकते थे कोई कोड कि हमने एक इंट नाम से इंट ऐड हमने बना दिया एंड यहाँ हम कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं कि इंट ए एंड इंट बी, और हम रिटर्न करवा रहे हैं A+B, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक विद रिटर्न टाइप। तो यहाँ अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो कंस्ट्रक्टर है द सेम नेम एज द क्लास, जो क्लास का नेम होगा सेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। दे डू नॉट स्पेसिफाई रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर में देखो तीन कंस्ट्रक्टर के देखो मेन पॉइंट्स क्या है कि स्पेशल मेथड है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कि जो क्लास का नेम होगा वही सेम नेम कंस्ट्रक्टर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता एंड ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सिंपल है, ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि ये हम पे कंस्ट्रक्टर का ये यूज हो गया। अब कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट जो होता है ये कोई पैरामीटर नहीं लेता, बट हमारे पास पैरामीटराइज्ड के अंदर हम पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। भाई अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर के यूजेस की, तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए होता है। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा वो होता है जिसमें कोई पैरामीटर्स हम यूज नहीं करते, तो डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए ये यूज होता है, बेसिक इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो जब भी अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो जावा खुद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही देता है जावा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वो होते हैं जिनमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। इसका यूज़ ये है कि हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वैल्यूज़ देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर विद एग्जाम्पल समझा रखा है कोड के साथ। अब मेथड ओवरलोडिंग मतलब सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, मेथड का नाम सेम होगा बट पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, तभी मेथड जो है ओवरलोड। ठीक है, हमने एक ही मेथड बनाया है सेम नाम से, बट उसमें हमने पैरामीटर्स अलग अलग डाल दिए, किसी में 2 3 4 ऐसे हमने पैरामीटर्स अलग अलग डाल दिए, सो डेट मेथड ओवरलोडिंग। इसका यूज़ क्या होता है, ये कोड रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसी से ही कोड रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है एंड सेम काम डिफरेंट वेज से हम कर सकते हैं। कैसे, वो देखो, हमने एक क्लास बना दी है। ठीक है, यहाँ हमने एक
यहाँ पर देखो हमने इंट ऐड, यहाँ हमने दो पैरामीटर्स पास कर दिए, इंट ए एंड इंट बी। रिटर्न क्या करेगा, इंट ए रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट हमने क्या किया, तीन पैरामीटर्स पास कर दिए, ए बी और सी। रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब होगा क्या, जैसे अगर यूजर ने यहाँ 2,3 डाला तो ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ही हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये रिटर्न कर देगा 2 + 3 = 5। बट वही अगर यूजर ने डाला 2, 8 एंड 5, अगर ऐसे तीन पैरामीटर्स डाल दिए तो ये जाएगा हमारा इसके पास, सो डैट हमें आउटपुट में मिल जाएगा 15। इसका मतलब ये है कि हमने सेम काम डिफरेंट वेज से किया, कि अगर हमने नाम सेम ऐड से बना दिया एंड जैसे जैसे यूज़र इनपुट डालेगा उसके अकॉर्डिंग हम जो फंक्शंस है, ये मेथड जो है वो कॉल होंगे। तो इसका यूज़ क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स नीड टू परफॉर्म सिमिलर टास्क विद डिफरेंट इनपुट्स। इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है। अब स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर क्लास से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से नहीं करता। तो स्टैटिक मेंबर एंड मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ rather than टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो ये सिर्फ अपने क्लास से ही बिलोंग करता है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इससे हमारी मेमोरी सेव होती है एंड कॉमन डेटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब हमने एक वैल्यू एक स्टैटिक कर दी, इसको फिक्स कर दी है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ही वैल्यू होगी, ठीक है। इसलिए हम स्टैटिक देखो नाम से पता लग रहा है कि जो सेम ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए सेम ही वैल्यूज हमने असाइन कर दी। नेक्स्ट क्लास मेंबर मॉडिफायर्स, ये क्या होते हैं, ये क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं ये उन्हें क्लास मेंबर कहते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स और मेथड होते हैं तो वो हमारे क्लास का एक मेंबर बन गए एंड ये हमें डेटा और बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए होते हैं क्लास मेंबर, की डेटा जो है उसका क्या बिहेवियर है, कि इसको एक्सेस कौन कौन कर सकता है, वो सारी चीज़ें। वही अगर हम बात करें मॉडिफायर्स की, तो मॉडिफायर डिसाइड करते हैं कि कोई वेरिएबल या मेथड क्लास कहाँ से एक्सेस हो सकता है, मतलब उसको कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें। इसको हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए, हमें अगर एक्सेस कंट्रोल करना है उसके लिए। सो इसके टाइप्स देखो इन मॉडिफायर्स के। सबसे पहले पब्लिक मतलब हर जगह एक्सेसिबल है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक इंट एज, तो हमारा पब्लिक हो गया। नेक्स्ट प्राइवेट में सेम क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर, तो इसको हम कैसे करेंगे, पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख दो। प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड में हम सेम पैकेजेस एंड सेम सब क्लासेस में हम एक्सेसिबल कर सकते हैं। यहां प्रोटेक्टेड लिख दो, प्रोटेक्टेड इंटेज, तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर बन जाएगा। फिर हमारे पास डिफॉल्ट आता है। डिफॉल्ट हमारे पास कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, फील्ड, मैथड एंड क्लास के ऊपर अप्लाई हो जाता है। दैट इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज ओनली एंड इसके लिए कोई कीवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता। स्टैटिक, फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो फाइनल देख लेना, फाइनल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मेंबर हमारी क्लास से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। इसका यूज़ की कॉमन डेटा शेयर करने के लिए। स्टैटिक मतलब वही अगर हमने एक स्टैटिक बना दिया, उसको फिक्स कर दिया कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम यही फिक्स। फाइनल क्या करेगा, फाइनल मतलब फाइनल लगाने का मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन जब हम लगा देते हैं। फाइनल इंट x = 10, यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल फाइनल कर दिया, फिक्स कर दिया कि ये बिल्कुल फाइनल है, इस अब ये चेंज नहीं होगा। स्टैटिक में क्या था कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम वही हमने वैल्यू असाइन कर दी। फाइनल में हम वेरिएबल, मेथड एंड क्लास के लिए लगाते हैं। फाइनल वेरिएबल मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। फाइनल वेरिएबल मीन्स कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दी, फिक्स्ड कर दी। फाइनल मेथड मतलब उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते एंड फाइनल क्लास मतलब कैन नॉट बी सब क्लास, हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कुछ मेथड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं या एंड कुछ हमारे सिर्फ कुछ डिक्लेयर ही होते हैं। सो इसका यूज़ ये है एब्स्ट्रैक्ट का, ये हमें डिफाइन करता है
ब्लूप्रिंट डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये हमारे पास सब क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अप्लाइड होता है, मेथड एंड क्लास दोनों में अप्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट ये विजिबिलिटी कंट्रोल है कि लाइक अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक में सेम क्लास के लिए एक्सेसिबल है, हाँ है प्रोटेक्ट, और सब क्लास के लिए भी एक्सेसिबल है, मतलब पब्लिक मतलब ये हर जगह एक्सेसिबल है। वही अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट सिर्फ सेम क्लास में ही एक्सेसिबल है। वही अगर हम बात करें सब क्लासेस या सेम पैकेज की बात करें अदर दूसरी क्लास में, तो वो एक्सेसिबल है ही नहीं क्योंकि वो प्राइवेट है, तो सिर्फ अपने ही क्लास में एक्सेसिबल है, बाकी सब में नो है। तो ये बात देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनल वेरिएबल्स एंड क्लासेस। ये थोड़ा फाइनल कीवर्ड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइनल वेरिएबल की बात करते हैं, अभी जो मैंने ऊपर बताया भी था यहाँ फाइनल में। सो फाइनल वेरिएबल मतलब कांस्टेंट वैल्यू हमने फिक्स कर दिया कि फाइनल इंट साइज इज इक्वल टू 100। इस फाइनल कर दिया कि इंट हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, साइज की वैल्यू हमने 100 कर दी, मतलब इस साइज को हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब इनिशियलाइज हमने जब कर दी, मतलब इसको जब साइज को हमने इनिशियलाइज कर दिया 100, इस 100 की वैल्यू कभी अब चेंज नहीं होगी, हमने फाइनल कर दिया। मतलब अब हम इसको एग्जीक्यूशन के दौरान या कभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये हम यूज़ करते हैं कि लाइक जब हमें होता है कि भाई ये चीज़ ये वैल्यू बाद में कहीं चेंज हो सकती है, तो हमने उसको एक फाइनल बना दिया। फाइनल मेथड हम यूज़ करते हैं दैट कैन नॉट बी ओवर रिडन इन सब क्लासेस। जब हमें दूसरी सब क्लासेस से इसकी वैल्यूज ओवरराइड नहीं करवानी होती। फाइनल क्लास हम यूज़ करते हैं कि जब हमें इनहेरिट नहीं करवानी होती, लाइक कैन नॉट बी सब क्लास, तो इसलिए हम फाइनल क्लास यूज़ करते हैं। अब फाइनलाइज मेथड, तो फाइनलाइज मेथड एक ऐसा मेथड है जो गार्बेज कलेक्शन से पहले कॉल होता है। गार्बेज कलेक्शन से पहले कॉल होता है, मतलब जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट होने वाला होता है तब क्लीनअप के लिए हम फाइनलाइज यूज करते हैं। इसका यूज यही है कि क्लीनअप वर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं कि लाइक फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी टू फ्री अप रिसोर्सेज लाइक डिस्क्रिप्टर्स और विंडो सिस्टम पॉइंट्स। सो इसको हम अपने मेमोरी स्पेस के लिए यूज करते हैं कि हमें और मिल जाए। इसका सिंटेक्स ये रहा हमारा, ये रहा सिंटेक्स है। सो अब हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की। यहाँ से भी PYQ आ रखा है कि इनहेरिटेंस बताओ एंड उसके टाइप्स भी बताओ। सो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन। जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड की, तो जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। तो इन द सिमिलर वे इनहेरिटेंस भी वही है कि ओल्ड क्लास से हम एक नई क्लास ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ओल्ड क्लास को हम क्या कहते हैं? वो हमारी बेस क्लास होती है, सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास, एंड उससे ड्राइव करके जो हम अपनी न्यू क्लास बनाते हैं उसको हम कहते हैं सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। इसमें हमारे पास ये 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस देखो नाम से ही पता लग रहा है कि एक सब क्लास होगी और एक सुपर क्लास होगी। यहाँ पर एक हमारे पास ये पेरेंट क्लास है एंड उससे ड्राइव्ड एक सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास कह लो, ये हमारे पास होगा सिंगल इनहेरिटेंस, एंड इसको जावा सपोर्ट करता है एंड इसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज एक्सटेंस। देन हमारा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक सब क्लास होगी फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लासेस, मतलब हमारे पास मल्टीपल सुपर क्लासेस है, ठीक है, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होंगे एंड मल्टीपल जैसे हमारे पास और भी हो गई सुपर क्लासेस, एंड उनसे हम सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास, एक ही हम सब क्लास ड्राइव कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको जावा सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल मीन्स एक सुपर क्लास होगी, जैसे ये एक हमारे पास सुपर क्लास है एंड उससे हम बहुत सारी सब क्लासेस हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड इसको जावा सपोर्ट करती है। इसके लिए भी हम एक्सटेंस कीवर्ड यूज करते हैं। मल्टी लेवल देखो नाम से पता लग रहा है कि ये रहा मल्टी लेवल। देखो जैसे ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, देन ये पेरेंट और ये चाइल्ड होगा, मतलब मल्टीपल लेवल हो रहे हैं हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा इसको भी सपोर्ट करता है एंड इसके लिए भी हम एक्सटेंस कीवर्ड यूज करते हैं। अब सब क्लास देखो, हमने क्लास कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने देख लिया। अब सब क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, उसके लिए जैसे क्लास हमने बनाई, सबसे पहले सब क्लास का नाम लिखेंगे, जो भी हमें सब क्लास बनानी है उसका नाम, देन एक्सटेंस।
एक्सटेंड लगाना ज़रूरी है इनहेरिटेंस में, बिकॉज ये जितनी भी हमारे पास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर लेकर आएगा। नेक्स्ट, जो भी हमारा पेरेंट क्लास का नेम है या फिर कह लो सुपर क्लास का जो नेम है वो हम लिखेंगे। फिर जो भी हमें अपने सब क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज डालनी है, एडिशनल मेथड, एडिशनल वेरिएबल, वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक सुपर क्लास बना रखी है, ठीक है, मैंने एक सुपर क्लास बना रखी है एनिमल नाम से एक सुपर क्लास बना रखी है। उसके अंदर मैंने लिख दिया कि एनिमल जो है वो ईट करते हैं, एक मेथड बना दिया कि एनिमल ईट करते हैं। अब मुझे एक इसके अंदर की सब क्लास बनाते हैं, बिकॉज देखो मुझे एक सब क्लास बनानी है कि जो डॉग है वो बार्क करता है, डॉग जो है वो बार्क करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉग है ये सब क्लास जो है, तो इसको देखो हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास सब क्लास नेम की जगह हम लिख देंगे डॉग, और यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंस हम लिखेंगे, सुपर क्लास नेम की जगह हम लिख देंगे एनिमल अपना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस डॉग के अंदर एनिमल की तो प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी कि डॉग भी खाना खाएगा, प्लस उसमें एडिशनल मेथड हम एक ऐड कर देंगे कि वो बार्क भी करता है डॉग। तो ऐसे हम एक सब क्लास को हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लास कंस्ट्रक्टर एंड सुपर कीवर्ड। तो सब क्लास कंस्ट्रक्टर मतलब जब हम क्लास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट बनाने से पहले पेरेंट इनिशियलाइज होता है, देन उसके बाद हमारे पास चाइल्ड आता है। तो यही है हमारे पास सब क्लास कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट की ही प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती हैं, इसलिए सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली सबसे पहले कॉल हो जाता है। तो पहले हमारे पास पेरेंट का सेटअप होना ज़रूरी है, पेरेंट क्लास का, देन हमारे पास चाइल्ड क्लास आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुपर कीवर्ड, यहाँ से 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सुपर कीवर्ड बताना है, एंड एक छोटा सा कोड लिख सकते हो आप, एंड एक छोटा सा कोड भी लिख के आ जाना। तो सुपर कीवर्ड एक कीवर्ड है जो पेरेंट क्लास को रेफर करता है, ठीक है, ये सुपर जो है वो हमारे पेरेंट क्लास को रेफर करेगा। अब इसके यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम सुपर यूज़ करते हैं, पेरेंट मेथड को एक्सेस करने के लिए, या फिर पेरेंट वेरिएबल को भी हम एक्सेस जब करेंगे तो भी हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मतलब जब चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइडिंग, व्हेन सब क्लास डिफाइंस अ मेथड विद सेम नेम, सेम पैरामीटर्स एंड सेम रिटर्न टाइप एज अ मेथड इन द सुपर क्लास, तो उसको हम कहते हैं कि सब क्लास ने वो सुपर क्लास को ओवरराइड कर दिया। मतलब कि जब क्लास चाइल्ड पेरेंट क्लास के मेथड को सेम नेम और सेम पैरामीटर्स के साथ दोबारा डिफाइन करती है तो हम उसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं कि स्पेसिफिक बिहेवियर देने के लिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड रियल वर्ल्ड कस्टमाइजेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ होता है पेरेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है। सब क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के बिहेवियर को ओवरराइड कर जाती है, सुपर क्लास को ओवरराइड कर जाती है, सो दैट मीन्स मेथड ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के बीच में डिफरेंस देख लो कि दोनों में सेम मेथड नेम होता है, हाँ दोनों का मेथड नेम सेम होता है। पैरामीटर्स देख लो, मेथड ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स हमेशा डिफरेंट होने चाहिए एंड ओवरराइडिंग में हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम नेम होना चाहिए। नेक्स्ट रिटर्न टाइप डिफर हो सकता है बट रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए कि जो पेरेंट क्लास का होगा वही चाइल्ड क्लास का होगा। ये कहाँ यूज़ होता है? ओवरलोडिंग हमारे पास सेम क्लास के अंदर, ओवरराइडिंग सब क्लास में, रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम और ये रन टाइम में होगा, एंड ऑल्सो कॉल्ड, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है एंड ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ रखा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे, तो आपको ये सब बता देना है एंड कोड भी लिख देना। अभी हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग को, अभी हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग के कोड को भी। नेक्स्ट इज डायनेमिक मेथड डिस्पैच रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब मेथड कॉल का डिसीजन रन टाइम पे होता है मतलब कंपाइल टाइम पे नहीं होता, रन टाइम पे होता है, तो वहाँ पर हम मेथड डायनेमिक मेथड डिस्पैच उसको हम कहते हैं। सो इट इज़ अ मेथड मैकेनिज्म इन जावा टू इम्प्लीमेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे हमने कि ये देखो
एनिमल जो है वो साउंड करता है। ये हमने क्या कर दिया कि हमने पेरेंट मेथड बना दिया, उसके नीचे हमने इसका एक चाइल्ड मेथड बना दिया। अब यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग मतलब जो चाइल्ड है, चाइल्ड ने पेरेंट के बिहेवियर को रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर डॉग बार्क्स हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको, ये तो हमारा हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अगर हम मेथड विद डायनेमिक मेथड डिस्पैच की बात करेंगे तो वहाँ पर जब हम इसको कॉल करेंगे तो वहाँ पर हमारा आउटपुट होगा डॉग बार्क्स हमारा प्रिंट होगा। और अगर हम इसको सुपर कीवर्ड से अगर हम यूज़ करें तो सुपर कीवर्ड में देखो क्या होगा। जो सुपर कीवर्ड है वो पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है एंड देन वैल्यू पेरेंट को पास करता है। जब भी हम सुपर वाला यूज़ करेंगे ना तो सुपर में यहाँ पर सुपर जो है वो हमेशा फर्स्ट लाइन में होना चाहिए कंस्ट्रक्टर की। तो जब हम इसका आउटपुट प्रिंट करवाएंगे तो ये पहले हम पेरेंट क्लास को कॉल करेगा। तो जो पेरेंट में हमारे पास लिखा था, देखो पेरेंट में हमारे पास लिखा है कि एनिमल मेक साउंड, तो ये हमारा पेरेंट क्लास को कॉल करेगा तो एनिमल मेक साउंड। देन हमारे पास चाइल्ड वाली जो क्लास है वो प्रिंट होगी तो डॉग बार्क्स। इसमें ये दोनों के दोनों आउटपुट में प्रिंट होंगे। तो अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। तो अ क्लास डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर जो क्लास डिक्लेयर होते हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मतलब नो बॉडी एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, इसमें बॉडी नहीं होती, सिर्फ डिक्लेरेशन है। मतलब मेथड क्या करेगा ये डिफाइन है बट कैसे करेगा ये डिफाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल देखें कि हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड उसका नाम दे दिया शेप। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, हमने ड्रॉ के आगे हमने कुछ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ ब्लॉक नहीं डाला कि ये क्या करेगा, कोई बॉडी नहीं डाली। तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब उसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। वही अगर हम बात करें कॉन्क्रीट मेथड की तो यहाँ पर वॉइड कलर एंड मैंने पूरा लिख दिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कलर्ड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी बॉडी ही लिख दिया कि क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरफेसेस एंड एनोमस इनर क्लासेस। इंटरफेस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंटरफेस देख लो क्या है। इंटरफेस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ क्लास, मतलब इंटरफेस जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है, होता है जिसमें सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होते हैं, कोई बॉडी नहीं होती। इंटरफेस बताता है कि क्या करना है बट कैसे करना है ये इंटरफेस नहीं बताता। तो इंटरफेस जो है वो हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है क्लास का ब्लूप्रिंट इंटरफेस होता है। इसके अंदर आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड हो गए एंड कांस्टेंट, वो सब इसके अंदर आते हैं। एंड इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं कि हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस के बीच में भी डिफरेंस है। ये पूरा डिफरेंस दे रखा है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इंटरफेस हमने बना दिया, इंटरफेस नेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, मेथड डिक्लेयर कर देंगे। ये हो गया, इसका एग्जांपल हो गया कि इंटरफेस हमने एक एरिया नाम से बना दिया। यहाँ पर हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया कि फाइनल स्टैटिक फ्लोट पाई इज इक्वल्स टू 3.14f। एफ हमें फ्लोटिंग नंबर डिनोट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इंटरफेस को? इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास का नाम एंड एक्सटेंड लगाएंगे, देन सुपर क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 1 इंटरफेस 2, ऐसे हम मल्टीपल इंटरफेस हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंडिंग इंटरफेस में क्या करते हैं कि इंटरफेस कैन एक्सटेंड अदर इंटरफेस यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड से एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। जैसे यहाँ हमने इंटरफेस बना दिए एंड यहाँ पर इंटरफेस आइटम एक्सटेंड्स करके हम अलग अलग इंटरफेसेस के नाम जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे, लाइक आइटम कॉन्स्टेंट्स, आइटम मेथड्स, ये दोनों, इन दोनों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो होगा हमारा एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस। नेक्स्ट एनोमस इनर क्लास। एनोमस इनर क्लास एक क्लास है विदाउट नेम
एंड जो एक ही बार यूज होती है, ठीक है। एनोमस इनर क्लास इज अ लोकल क्लास विदाउट अ नेम एंड इट इज डिफाइंड एंड इनिशिएटेड इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, वन टाइम यूज इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये जो है वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है एंड हमें कोई एक सेपरेट क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई नाम भी नहीं होता। फिर हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। सबसे पहले एक्सेप्शन देखो कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है जो कि प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। कैसे देखो, जैसे कि मान लो मैंने प्रोग्राम के बीच में लिख दिया कि 10/0, बताओ ये तो नॉट डिफाइंड है, तो ये हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देगी। सो ये होती है एक्सेप्शन। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब इस टाइप के एरर, इस टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करना। अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज देखो, जब हम इस टाइप के जब हम प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोग्राम क्रैश होने से बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। हमारे जो हमारा प्रोग्राम है वो स्मूथ एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। एंड जितने भी हमारे प्रोग्राम में एरर्स आती है उन सबको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, फाइंड द प्रॉब्लम, हिट द एक्सेप्शन, मतलब सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो। उसके बाद इन्फॉर्म दैट एरर हैज़ अकर्ड, थ्रो द एक्सेप्शन, थ्रो करना मतलब कि यहाँ पर एरर आ गई, थ्रो कर देना। रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं कैच द एक्सेप्शन। एंड टेक करेक्टिव एक्शन, मतलब उसको हमें हैंडल कैसे करना है, हैंडल द एक्सेप्शन। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के एरर होते हैं। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर और दूसरी रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जावा का कंपाइलर डिटेक्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इंट x = 10, तो यहाँ पर ये हमारी कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल टाइम एरर मतलब नॉर्मली सिंटेक्स मिस्टेक कर दिया। देखो हमने यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये जो गलती कर दी, लाइक मिसिंग सेमीकोलन, ब्रैकेट्स नहीं लगाया, या फिर कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग जाता हमारा कभी कभार, या फिर हमने कोई कीवर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी, लाइक ब्रेक को हमने ऐसे लिख दिया तो ये हमारे गलत हो गया, या फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह ये रिलेशन ऑपरेटर लगा दिया। तो इस टाइप की जो भी सिंटेक्स एरर वगैरह हो जाएंगी वो सब हमारे पास कंपाइल टाइम एरर में आएंगी। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं? फिक्स बिफोर रनिंग नो डॉट क्लास फाइल क्रिएटेड, रन करने से पहले हमें इसको फिक्स करना होता है। फिर आते हैं हम रन टाइम एरर्स पे। इसको JVM जो है वो डिटेक्ट कर लेता है एट रन टाइम। इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस आती है? इसमें हमारे पास प्रोग्राम रन के टाइम जो हमारे पास एरर आती है, प्रोग्राम रन के टाइम जैसे हमने डिवाइड बाय 0 कर दिया, एरे आउट ऑफ बाउंड कर दिया, कि मान लो हमारे पास एरे है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने एक एरे बनाई है जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, बट हम 5th इंडेक्स के एलिमेंट को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकता है, स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, इनवैलिड कास्ट। इनवैलिड कास्ट में क्या होता है, जो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम इंटीजर को हम डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम छोटे को जब हम बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है, जावा ऑटोमेटिकली कर देता है। बट अगर हम बड़े को छोटे में करते हैं तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है ना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। बट वही अगर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली लाइक हेलो वर्ल्ड, एंड इसको जब मैं इंट में किसी इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पर एक एरर आएगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि इस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को मैं एक इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर दूँ, तो इससे कहते हैं इनवैलिड कास्ट वाली एरर। एंड इसको हम फिक्स कैसे करते हैं? हैंडल विद एक्सेप्शंस। वो अभी हम देखेंगे कि इन सब से कैसे टैकल करते हैं, इन सबको कैसे टैकल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो कंपाइल टाइम पे चेक होती है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली हैंडल्ड इन कोड यूजिंग द ट्राई कैच। इसके एग्जाम्पल हो गए IO एक्सेप्शन हो गया, फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन। अनचेक्ड में अनचेक्ड हमारे रन टाइम पे होती है, नॉट रिक्वायर्ड टू हैंडल, JVM हैंडल्स इफ नॉट कैच। इसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन मतलब 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेक्स्ट ये कुछ जावा की कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, ये बार पढ़ लो,
काफ़ी ईजी है, एग्जाम लिखा हुआ है पूरा कि क्यों होती है। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जब हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वही कि मान लो हमारे पास एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बस इतनी ही लेंथ का एरे है, बट हम इसके किसी 10th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यही सब है, ठीक है, ये सारे हैं। जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बट हम उसको उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो फाइल है ही नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं। फिर हमारे पास आता है ट्राई कैच फाइनली सिंटेक्स। अब होता क्या है, जब जावा में इस टाइप की एरर्स आ जाती हैं, इस टाइप की जब एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। सो इसको हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच फाइनली। अभी काम कैसे करता है? काम करेगा सबसे पहले ट्राई, ठीक है, सबसे पहले ट्राई क्या करेगा? ट्राई रिस्की कोड, इसमें हमारा रिस्की कोड एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट कैच क्या करेगा? अगर एरर आया तो उसको कैच बॉक्स हैंडल करेगा। अगर एरर आया तो उसको कैच बॉक्स हैंडल करेगा। जैसे कि मान लो 10 डिवाइड बाई 0 है, एरर आ गया तो वैसे तो हमारा सिस्टम एरर रिटर्न कर देगा, बट कैच बॉक्स क्या करेगा? इसको हम इसमें रिटर्न करा सकते हैं कि इट इज़ नॉट वैलिड, या फिर हम कुछ भी लिखवा सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको कैच हैंडल करेगा। नेक्स्ट फाइनली जो है, चाहे एरर हमारे पास आए या फिर ना आए, ये हमेशा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल देखो कि ये सब पब्लिक क्लास में ये सब हमने बना दिया, ठीक है। ट्राई कैच फाइनली, ट्राई ने क्या किया? देखो ये रिस्की कोड है, यहाँ पर हमारे पास एक कोड आ गया कि 10 को हमने 0 से डिवाइड किया। कैच क्या करेगा? कैच को पता लग गया, इसने कैच कर ली कि ये एरर आ गई, तो अब इस एरर को हैंडल करेगा। कैसे करेगा? इसने करवा दिया कि system.out.println कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। फाइनली क्या करेगा? ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो ये कर देगा प्रोग्राम एंडेड। सो इसके में वैसे अगर हम नॉर्मल 10 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो एरर आता है, बट कैच ने क्या किया? कैच एरर की जगह क्या दिखाएगा? कैन नॉट डिवाइड बाई 0, और ये फाइनली वाला ये प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम एंडेड। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स आते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो, थ्रो जो है एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सेप्शन को मैनुअली थ्रो करता है। एंड थ्रोज क्या करता है? एक्सेप्शन डिक्लेयर करता है, ठीक है, डिक्लेयर दैट अ मेथड में थ्रो एन एक्सेप्शन। फिर जो थ्रो है वो इनसाइड बॉडी के अंदर, मेथड बॉडी के अंदर हम यूज़ करते हैं थ्रो को, और थ्रोज को हम मेथड सिग्नेचर के अंदर या फिर कह लो मेथड डिक्लेरेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। पर्पस की अगर हम बात करें, जो थ्रो है हमारा, जो थ्रो है वो एक्चुअल एरर जनरेट करता है, और थ्रोज जो है वो कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, ये इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को। अब देखो, थ्रो जो है वो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन करेगा, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ एक्सेप्शंस होंगी? थ्रो में सिर्फ एक ही होगी। एंड थ्रोज देखो एस लग गया, तो इसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस हमारे पास हो सकती हैं। टाइप की अगर हम बात करें तो थ्रो हमारा ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, एंड थ्रोज हमारा क्लास नेम डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, जो कि वी कैन क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन, मतलब जो यूजर खुद डिफाइन कर देता है एक्सेप्शंस को, वो हमारे पास यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग बफर क्लास मतलब ये एक म्यूटेबल स्ट्रिंग क्लास है। म्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है कि जब भी हमें बार बार स्ट्रिंग को चेंज करना हो तो हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, इससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस देखो। म्यूटेबिलिटी की बात करें तो देखो, स्ट्रिंग्स हमने हेलो वर्ल्ड बना दिया, तो उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, बस स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं।
थ्रेड सेफ्टी की बात करें तो ये थ्रेड सेफ होता है, एंड स्ट्रिंग बफर्स थ्रेड सेफ सिंक्रोनाइज्ड होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रिंग हमारा थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है, एंड ये स्ट्रिंग बफर फास्ट होता है। स्टोरेज की बात करें तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है, एंड स्ट्रिंग बफर हीप के अंदर स्टोर होता है। ये कुछ स्ट्रिंग बफर के मेथड्स हैं। लाइक एक बार देख लो कि क्या क्या है। जैसे कि डिलीट की बात करें, डिलीट जो है स्टार्ट एंड, तो ये क्या करेगा, डिलीट करेगा कैरेक्टर्स स्टार्ट से लेके एंड -1 तक ही डिलीट कर देगा। रिवर्स कर देगा, टू स्ट्रिंग ये बफर स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेंथ रिटर्न करेगा। कैरेक्टर एट एंड मतलब उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, मान लो ये मेरी एक सब स्ट्रिंग है तो उसमें मैंने यूज़ कर दिया डॉट कैरेक्टर एट 3, तो थर्ड प्लेस पे जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें इंसर्ट करना है, अपेंड करना है, मतलब उसके लास्ट में हमें कुछ ऐड करना है या फिर कुछ कैरेक्टर सेट करना है उसकी जगह पे, तो ये सब हम स्ट्रिंग बफर मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर जो एक क्लास है जो कि स्ट्रिंग को टोकन्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। तो इसका यूज़ क्या है, यूज़ इसको हम पासिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को वर्ड्स में तोड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास इन जावा के अंदर इज यूज टू ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू टोकन्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे आता है पैकेजेस। पैकेजेस जो है जावा पैकेज जावा में ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस को कहते हैं कि एक सिमिलर ग्रुप ऑफ क्लासेस हो गई तो उसका एक पैकेज बना दिया या फिर इंटरफेसेस का ग्रुपिंग कर दी तो वो हमारे पास पैकेजिंग हो जाएगी। 2 टाइप्स की होती है ये। यूज़ क्यों करते हैं, कोड को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए। बाद में हम अगर हमें बाद में इसका रीयूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल, बहुत सारे यूजेस हैं। फिर अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जावा एपीआई पैकेजेस जिसको हम कहते हैं बुलेटिन पैकेजेस। बुलेटिन पैकेजेस मतलब जो कि जावा के थ्रू ही प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे जावा .NET हो गया, जावा .applet, ये सब जावा .awt। नेक्स्ट यूजर डिफाइंड पैकेजेस मतलब जिसको प्रोग्रामर खुद बनाता है, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर फॉर ऑर्गेनाइजेशन पैकेज माई पैकेज। पैकेज को क्रिएट कैसे करते हैं, ये रहा कि पैकेज फर्स्ट पैकेज पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास। इसको एक्सेस कैसे करेंगे कि इंपोर्ट पैकेज का नाम देन इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट क्लास है, तो ये इंपोर्ट पैकेज नेम ये सारी की सारी क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर देगा। फिर ये इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट क्लास है जो स्पेसिफिक क्लास है उसको इंपोर्ट करेगा। तो ऐसे हम इसको एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसका, दैट इज एप्लेट। तो एप्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये देख लो कि क्या है। सो एप्लेट जो है वो स्मॉल जावा प्रोग्राम्स है डेट आर प्राइमली यूज इन द इंटरनेट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये एक छोटे जावा प्रोग्राम, तो एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउजर के अंदर रन करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो कि ब्राउजर के अंदर एम्बेडेड होता है। An applet can perform arithmetic operation, display graphics, play sounds, accept user input, create animation and play interactive games। तो एप्लेट जो है ये रन होता है ब्राउजर के अंदर। इसमें कोई मेन मेथड यूज़ नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखो, इसमें हम मेन मेथड यूज़ नहीं करते, इसमें हम पेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम पेंट यूज़ करते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, GUI बेस्ड इसमें ग्राफिक्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउज़र या एप्लेट व्यूअर के अंदर रन होता है। java.applet.applet, ठीक है, ये java.applet.applet क्लास को ये एक्सटेंड करता है एंड इसमें किसी भी मेन फंक्शन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, मेन मेथड की ज़रूरत नहीं होती। एंड HTML के साथ ये एम्बेडेड होती है एप्लेट, जो कि रिमोटली डाउनलोड होती है। इसके टाइप्स देख लो। सबसे पहले लोकल एप्लेट, डेवलप्ड लोकली, स्टोर्ड ऑन द लोकल सिस्टम, मतलब ये हमारे अपने
कंप्यूटर सिस्टम पे ही, ये हमारे ही अपने सिस्टम पे स्टोर होता है एंड इसमें इंटरनेट की ऐसा कोई नीड नहीं होती, ये लोकल पाथ से ही लोड हो जाता है। नेक्स्ट रिमोट एप्लेट। रिमोट एप्लेट में हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, डाउनलोड बाय समवन एल्स, स्टोर्ड ऑन रिमोट कंप्यूटर, कनेक्टेड टू इंटरनेट से कनेक्ट होता है एंड डाउनलोड विया इंटरनेट एंड रन लोकली, ये रन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है AWT बेस्ड एप्लेट। ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट यूज़ करता है, जो कि पुराने स्टाइल के GUI वगैरह यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स, जैसे बटन्स, लेबल्स वगैरह हो गए। इसके बाद हमारा आता है स्विंग बेस्ड एप्लेट। स्विंग बेस्ड एप्लेट क्या होता है, ये जे एप्लेट एक्सटेंड करता है, ज़्यादा मॉडर्न है ये, लाइक इसमें जे लेबल्स, जे बटन्स ये सब यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा नया स्टाइलिश वर्जन। AWT थोड़ा पुराना एंड उसका स्टाइलिश ये। बट अगर मैं बता दूं तो एप्लेट्स आज के ज़माने में हम यूज़ ही नहीं करते हैं। आज के टाइम पे हम एप्लेट्स यूज़ ही नहीं करते, ये काफ़ी पहले हम यूज़ करते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, हम यूज़ नहीं करते एप्लेट्स। काफ़ी पहले के टाइम पे हम एप्लेट्स को यूज़ करते थे, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बट एज सच रियल लाइफ में एप्लेट्स का कोई यूज़ नहीं होता, बस ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एप्लेट्स, क्योंकि पुरानी वाली चीज़ें जो होती हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब स्टेप्स टू डेवलप एन एप्लेट, क्या क्या स्टेप्स हैं देखो। सबसे पहले तो भाई हमें एक .java फाइल बनानी है। पहले सबसे पहले अपना कोड लिखना है, एप्लेट क्लास को इंपोर्ट करना है, एप्लेट को एक्सटेंड करना है और अपने पेंट मेथड, इसमें हम मेन यूज़ नहीं करते, हम पेंट मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल एप्लेट, मतलब डॉट क्लास फाइल हमें इसमें बनानी है। फिर हमें क्या करना है, डिज़ाइन ए वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स, हमें वेब पेज बनाना है, इसमें एप्लेट को HTML में एम्बेडेड करना है। फिर प्रिपेयर करना है एप्लेट टैग, इनकॉर्पोरेट एप्लेट टैग इनटू द वेब पेज, देन हमें पूरी HTML फाइल क्रिएट कर लेनी है और फिर लास्ट में टेस्ट द एप्लेट कोड यूजिंग द एप्लेट व्यूअर और ब्राउज़र। मतलब हमें यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है एप्लेट वाला पूरा काम कंप्लीट हो गया, मतलब एप्लेट हमारे ब्राउज़र के अंदर अब चल रहा है। अब छोटा सा प्रोग्राम देख लो हेलो जावा एप्लेट का। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने कुछ ज़रूरी क्लासेस, जो ज़रूरी फाइल्स जो हैं वो इसने इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारी एप्लेट क्लास जो है, एप्लेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एप्लेट को एक्सटेंड कर दिया, जो कि करना ही होता है हमें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड पेंट हम यूज़ करते हैं, मेन यूज़ नहीं करते हैं। ग्राफिक्स G ये इसमें यूज़ होता है। हमने क्या किया, इसको ये सब लिख के हेलो जावा डॉट जावा में हमने सेव कर दिया एंड कंपाइल कर दिया जावा-C हेलो जावा डॉट जावा में। नेक्स्ट एक इसमें एम्बेडेड एक HTML फाइल भी बनती है कि हमने HTML ओपन टैग किया, HTML क्लोज कर दिया, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, टाइटल लिख दिया वेलकम टू जावा एप्लेट्स, बॉडी सेंटर अलाइनमेंट कर दी कि एप्लेट कोड जो जावा डॉट क्लास वाली जो फाइल है उसमें हमने हाइट विड्थ सब दे दी और एप्लेट को हमने क्लोज कर दिया। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर जो पूरा एप्लेट का जो प्रोग्राम बनाया था, देन हमें HTML फाइल बनानी है। HTML फाइल में हमें बस कोड एट्रीब्यूट में डॉट क्लास फाइल का नाम लिखना है। तो HTML फाइल वाले कोड में हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमने ऊपर यहाँ पर जो भी हमने ऊपर डॉट क्लास फाइल बनाई थी तो उसका नाम लिख देना है कि हेलो जावा डॉट क्लास, उसमें हमें हाइट एंड विड्थ हमें सेट कर देनी है और बस काम हो गया। बस यही करना होता है हमें HTML फाइल के अंदर। तो जब भी एप्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एप्लेट स्मॉल प्रोग्राम है, क्या क्या करते हैं वो सब लिख देना है एंड कोड दोनों लिखने हैं आपको, HTML वाला भी लिखना है। अब HTML के लाइफ साइकिल में 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ये देखो ये रही स्टेट्स, ये रही हमारी स्टेट्स। सबसे पहले इनिट जो है वो इनिशियलाइज करता है। जब भी फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो सबसे पहले इनिट ही लोड होता है
एंड ये पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम सिर्फ एक ही बार रन होता है इनिट। फिर उसके बाद हमारा इनिट करने के बाद हमारा एप्लेट जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। इनिशियलाइज होने के बाद स्टार्ट कर दिया, एप्लेट यहाँ पर रन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हमने स्टॉप कर दिया एप्लेट को तो एप्लेट स्टॉप हो जाएगा एंड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एप्लेट डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर मैंने एप्लेट को स्टॉप कर दिया तो मैं वापस से इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। स्टॉप स्टार्ट ये साइकिल पूरी चल सकती है एंड स्टार्ट हमारे कितनी बार भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट जब ये पूरा ही एग्जीक्यूट होगा तो इसमें स्टार्ट कितनी बार भी हम मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा इनिट है, इनिट सिर्फ एक ही टाइम यूज़ होगा। इनिट एक बार कर दिया तो कर दिया, उसके बाद सीधा ही डिस्ट्रॉय होगा। तो नॉर्मल हमने इनिट कर दिया, एप्लेट इनिशियलाइज कर दिया, नेक्स्ट एप्लेट रन हो रहा है, एप्लेट स्टॉप हो गया, डिस्ट्रॉय एंड एप्लेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये इसमें 5 स्टेप्स होते हैं एप्लेट की लाइफ साइकिल के। इसको अच्छे से पूरा समझा रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होते हैं, क्या क्या ये सब एक बार देख लेना। मेन मैंने बता दी चीज़ें। पासिंग कैसे करते हैं, पासिंग पैरामीटर्स टू एप्लेट की हमने एक जावा कोड लिख दिया, इसमें हमने पैरामीटर्स डाल दिए कि ये क्या करेगा, फिर एचटीएमएल फाइल में हमने ये लिख दिया। फिर एप्लेट के हमारे पास कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं कि जो अनट्रस्टेड एप्लेट क्या क्या नहीं करता। ये लोकल फाइल सिस्टम रीड एंड राइट नहीं करता, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी न्यू क्लास लोडर को क्रिएट नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता किसी सिस्टम क्लास या फिर रीड सिस्टम क्लिपबोर्ड को। तो ये सब है। नेक्स्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइट कोड वेरीफायर। ये क्या करता है, ये एक सिक्योरिटी कार्ड है जो पहले चेक करता है कि ये फाइल जो है डॉट क्लास फाइल में है या नहीं, ठीक है, डॉट क्लास फाइल। फिर हमारे पास आता है क्लास लोडर। क्लास लोडर क्या करता है, ये सेपरेट करता है कि लोकल ट्रस्टेड कोड को फ्रॉम रिमोट अनट्रस्टेड कोड को, मतलब ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड कोड को ये सेपरेट कर देता है। फिर हमारे पास आता है सिक्योरिटी मैनेजर। हर ऑपरेशन से पहले सिक्योरिटी मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के बिना परमिशन के नो एंट्री। तो ये सिक्योरिटी मैनेजर का काम है। नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर मतलब ये आईडी कार्ड की तरह समझ लो कि अगर एप्लेट साइंड है तो मतलब एंट्री, नहीं तो साइंड एप्लेट्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज कैन बी ग्रांटेड एडिशनल परमिशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योरिटी पॉलिसी फाइल। ये क्या करता है, डिफाइन स्पेसिफिक परमिशंस फॉर स्पेसिफिक सोर्स कोड। कुछ स्पेसिफिक परमिशन बताएगा अलग अलग कोड सोर्सेस को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू दे रखे हैं। सो अगर आप ये हमने वन शॉट कंप्लीट किया है फटाफट से, सो डैट आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो यहाँ पर मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज अटैच कर दिए हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल्ड में समझना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार कमेंट में बता दो कि आपको क्या चीज़ अच्छे से समझनी है। वैसे कोशिश की है कि कम टाइम में जल्दी से जल्दी मैक्सिमम सिलेबस हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। एक रिवीजन टाइप एक वन शॉट हमने कवर अप कर लिया है। एंड एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी नज़र डालो कि लाइफ साइकिल बताने हैं, एप्लेट की लाइफ साइकिल विद डायग्राम, जो लास्ट टॉपिक था जस्ट अभी हमने कवर ही किया है। ये रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप मिड सेम की बात करो या फिर आप एंड सेम की बात करो, दोनों में ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में डिफरेंस बताओ, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई कैच फाइनल क्या है, पूरा प्रोग्राम के साथ समझाओगे। नेक्स्ट ये ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, इनहेरिटेंस विद डायग्राम बताओ, इंटरफेस क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लासेस, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या है, नेक्स्ट स्ट्रिंग बफर, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग एंड ये सब, रैपर क्लासेस, एप्लेट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, थ्रो एंड थ्रोज के बीच में डिफरेंस क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके टाइप्स बता दो। तो ये सब यही सब क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से, तो वो सब हमने एक बार देख लिया है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, देन लाइक, शेयर, then subscribe to my channel and like this video, share to all your friends। and at last जो है
नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो जाओ एंड नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लो। एक बार वीडियो देखने के बाद 2-3 बार आप एक बार नोट्स को देख लोगे तो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।